हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है 60 नंबर की। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बिना देरी किए। और देखिए, आज 30 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं एसएसटी के और 30 क्वेश्चन सीडीपी के कराने वाले हैं। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपके कितने स्कोर बन रहे हैं सीडीपी प्लस एसएसटी में। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप लोग क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। तो पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु कौन सा था? तो मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु था वह तांबा था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु था तांबा था। मानव ने सबसे पहले तांबे कॉपर धातु की खोज की और इसका उपयोग औजार बनाने में किया था। तो मानव ने सबसे पहले कॉपर की खोज की थी और इसका उपयोग किया था औजार बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मृतकों का टीला कहा जाता है तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। देखिए, समझते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है, और यह वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और बेहद विकसित ऐतिहासिक शहर था और इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में मानव ने सबसे पहले खेती करना कृषि शुरू किया था? किस काल में मानव ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। तो नवपाषाण काल में शुरू किया था। देखिए, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में मनुष्य ने एक जगह टिककर रहना और खेती करना शुरू किया था। तो सबसे पहले मानव ने खेती करना शुरू किया था तो नियोलिथिक एज में किया था, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था तो लोथल था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर था। देखिए, गुजरात में स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद होता है तो ऋग्वेद होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। देखिए, ऋग्वेद सनातन धर्म में दुनिया का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ माना जाता है और इसमें 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार मानव ने किस काल में किया था? तो आग का आविष्कार सबसे पहले हुआ था तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आग का आविष्कार सबसे पहले हुआ था पूरा पाषाण काल में हुआ था। देखिए, मानव ने आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज में पत्थरों को आपस में रगड़कर किया था, और हालांकि इसका नियमित उपयोग नवपाषाण काल में बढ़ा था। तो मानव ने आग का आविष्कार किया था पैलियोलिथिक एज में किया था और आपस में पत्थरों को रगड़कर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो पहिए का आविष्कार किस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार शुरू हुआ था, नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। देखिए, समझते हैं। नवपाषाण काल में पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन और व्यापार की गति को पूरी तरीके से बदल दिया था, जो नवपाषाण काल में हुआ था। तो मानव ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया था तो नवपाषाण काल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मुख्य देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मुख्य देवता की पूजा करते थे?
तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पशुपति शिव की करते थे। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से पशुपति शिव की पूजा करते थे। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर योगी की आकृति मिली है, जिसे पशुपति शिव आद्य शिव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वह देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक बनाया गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है, तो कनिंघम अलेक्जेंडर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, 1921 में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी सबसे पहले 1921 में की गई थी। वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर इस प्राचीन सभ्यता की खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी सबसे पहले 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। देखिए, यह प्रसिद्ध विशाल स्नानागार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल से खुदाई में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? तो मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कुत्ता को। कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था। देखिए, पाषाण काल में, विशेषकर मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर पशु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, अर्थात इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। मुंडको उपनिषद से उद्गृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिली हैं। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं। देखिए, कांस्य ब्रॉन्ज से बनी प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को व्यवस्थित करने के लिए 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 1028 सूक्त और प्रार्थनाएं शामिल हैं। देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और इसमें 10 मंडल विभाजित हैं और 1028 सूक्त हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह देखिए कालीबंगा से मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जूते वाले खेत मिले हैं तो कालीबंगा से मिले हैं।
देखिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा नामक हड़प्पा कालीन स्थल से कृषि कार्य के अंतर्गत जुते हुए खेत के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक को घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी शहर में हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र हो जाएगी। देखिए, यह पुस्तक राजनीतिक, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र पर आधारित कौटिल्य द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, प्रवचन दिया था, सारनाथ में दिया था। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, अपने 5 शिष्यों को दिया था। और देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी, और उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था, 5 शिष्यों को दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वह देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अपना राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किस युद्ध के बाद? तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया था। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और जो लोग देखिए चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। अब डेली आपकी प्रैक्टिस चलने वाली है। देखिए, CDP, हिंदी और देखिए SST तीनों आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस वाइज। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको तीनों करवाएं कि नहीं करवाएं, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने उपगुप्त से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखिए, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जाके देखिए आप लोग इसको 102 बार रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्य ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के 3 रत्न में क्या शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है तो नहीं पूछा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी ऑप्शन अहिंसा हो जाएगा, जो बौद्ध धर्म में शामिल नहीं होता है। और देखिए बुद्ध भी शामिल है, धम्म और संघ ये तीनों शामिल है, अहिंसा देखिए नहीं शामिल है। देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ होते हैं। अहिंसा देखिए बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, लेकिन यह 3 रत्न में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, ऋषभ देव माने जाते हैं। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी देखिए 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 30वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है तो श्री गुप्त को माना जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है तो श्री गुप्त को माना जाता है। देखिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग हुई थी 240 ईस्वी में हुई थी और श्री गुप्त द्वारा की गई थी। और देखिए चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश के पहले शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। देखिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त की महान सैन्य विजयों और कभी न हारने की कला के कारण इतिहासकार B.F. स्थिम ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कुछ स्रोतों के अनुसार 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। और देखिए पावापुरी में उन्हें मोक्ष मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो पावापुरी में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी और वहामीर जैसे महान विद्वान शामिल थे। देखिए आज के सेशन में एसएसटी के आपको 30 क्वेश्चन करवाएंगे सिर्फ, और देखिए 30 क्वेश्चन सीडीपी के करवाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन सीडीपी के करवाने वाले हैं। तो देखिएगा सीडीपी में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और देखिए ये 2018 का PYQ क्वेश्चन है। और कल देखिए आपकी क्लास हुई थी 2015 के जितने भी देखिए सीडीपी के PYQ क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर 1 के पेपर 2 के दोनों करवा चुके हैं। तो उसको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्लास जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए प्लीज़ आप लोग देखिए क्लास शुरू करने से पहले लाइक शेयर कर दिया करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें, देख सकें उसको। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो शिक्षण का सूत्र नहीं होगा। देखिए निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, बल्कि देखिए आगमन से निगमन की ओर होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो सही नहीं पूछा है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा होता है? तो वह देखिए योजना बनाना होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है योजना बनाना होता है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं, तो पहला चरण होता है योजना बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है, क्या होती है? तो वह देखिए 2 से 7 साल की होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है 2 से 7 साल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं हो जाएगी? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ होना। यह देखिए बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होती है। देखिए भविष्य की योजना की सूझबूझ होना, यह देखिए किशोरावस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा कैटल थे। कैटल तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो इनमें में से कौन मनोवैज्ञानिक का भाषा विकास से संबंध है? तो वह देखिए चॉम्स्की का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाषा विकास से संबंधित होते हैं तो वह देखिए चॉम्स्की होते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन अधिगम के प्रयास एवं भूल से किया है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को शीर्षक से सिद्ध किया है तो वह अधिगम के प्रयास एवं भूल से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित होती है? तो वह देखिए 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरोह की अवस्था होती है तो 8 से 10 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी होती है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था होती है तो वह देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आपका राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, तो पहली है शैशव अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ से देखिए 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से देखिए पूछा है कौन सा शामिल नहीं है अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में से, तो वह देखिए हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप हो जाएगा, जो देखिए आपका अधिगम में शामिल नहीं है। देखिए अधिगम की इच्छा होना यह भी शामिल है अधिगम में, और देखिए प्रेरणा और रुचि यह देखिए तीनों शामिल है। जो नहीं शामिल हो जाएगा वह देखिए विषय वस्तु का स्वरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो निम्न में से बताना है कि कौन सा सामाजिक मूल्य हो जाएगा। तो वह हो जाएगा देखिए पहला हो जाएगा सहायता परक हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो वह देखिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा स्वतः शोध का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा
गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसने कहा था, किसने दिया था? तो वह देखिए रॉस ने दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए नहीं पूछा है, तो कौन सा थर्नडाइक के अधिगम में प्राथमिक नियमों में से शामिल नहीं है? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम हो जाएगा, जो थर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में से शामिल नहीं है। तो यह देखिए गलत हो जाएगा। देखिए थर्नडाइक के प्राथमिक नियम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। यह तीनों देखिए थर्नडाइक का प्राथमिक नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन व्यवहार पर होता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो पहले देखिए पहला हो जाएगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों में भागीदारी बढ़े। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो यहाँ पे देखिए सभी सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो आपका देखिए यह देखिए अधिगम का अवलोकन नहीं है। अधिगम का देखिए अवलोकन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखना एक संज्ञानात्मक सकार्य है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोहलर अपने सिद्धांत में यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक सकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से प्रारंभ करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ करना चाहिए, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में सामान्य व विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो कौन सा गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को प्रभावित करता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, गणना दोष हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो वह देखिए संवेदनशीलता हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो संवेदनशीलता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो वह देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदी हो जाएगा, जो आपका संवेग का तत्व नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन हो जाएगा। पहले ज्ञान अवबोध होगा, फिर अनुप्रयोग विश्लेषण होगा, फिर उसके बाद संश्लेषण मूल्यांकन हो जाएगा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्था परक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है?
यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। तो अग्रिम व्यवस्था परक प्रतिमान संबंधित है, तो सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, कौशल हस्तांतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइएगा एसएसटी में से आपके देखिए 30 क्वेश्चन में से कितने स्कोर बने हैं और सीडीपी के 30 क्वेश्चन में से कितने स्कोर बने हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेली आपने क्लास ले ली तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। और देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीडीपी और एसएसटी दोनों क्लासेस चाहिए साथ में कि नहीं चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग देखिए कहेंगे तो साथ में सीडीपी एसएसटी दोनों करवा देंगे और प्लस देखिए उसमें हिंदी भी करवा देंगे प्रैक्टिस वाइज। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है? तो वह देखिए संवेग से होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, तो याद रखिएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, सीडीपी, एसएसटी और हिंदी की प्ले लिस्ट में सभी मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो जितना हो सके देखिए रिवीजन करिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।